आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक पाठ जो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे पल्लवन, वह आगे समझेंगे। लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी। पिछली कक्षा का आगे हम देखते हैं जो हमने पढ़ा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। इन सबको पढ़ने के पहले कठिन शब्द एक बार देखेंगे तो ये सारे शब्द आपके लिए आसान हो जाएंगे। विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन या जांच करना, और संश्लेषण का मतलब भी वही होता है, छानबीन करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस। पर विश्लेषण होता है एक को अनेक के साथ छानबीन करना, और संश्लेषण में अनेक को एक करके करना। तार्किक विवेचना अभिव्यक्ति स्पष्टीकरण को कहते हैं। आख्याता छोटी सी घटना या कहानी। कौशल कुशलता, सूत्रात्मकता, माध्यम या सिलसिला एक सूत्र में जैसे रहता है। सरसरी बिना गंभीरता। सम्यक समस्त। मर्म स्पर्शी दिल को लगने वाला, मर्म को स्पर्श करने वाला, दिल को छू लेने वाला। आइए अब समझते हैं। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा हम बात कर रहे हैं भाषा का विस्तार करने की एक कला की। तो अब देखिए, इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। देखिए, सिर्फ भाषा का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसे विश्लेषण करना आना चाहिए। तार्किक क्षमता आपकी कितनी है, और उसके बाद अंत में आप में कितनी कुशलता है अपनी बात की अभिव्यक्ति करने की। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को मतलब छोटी सी किसी कहानी के या किसी भी सूक्ति के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जब आप विस्तार करते हैं ना किसी विषय वस्तु का, तो आपको उसके सीमा में रहकर करना पड़ता है। तन्वी कहती है, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन भी होता है? तो अध्यापक कहते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान महत्वपूर्ण होता है। देखिए, भाव का विस्तार किया और बिना कुछ सोचे समझे, बिना चिंतन किए, मंथन किए किया तो वह अनुचित होगा। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। तो जो भी महान चिंतक और साहित्यिक विचारक होते हैं ना, जब वो चिंतन करते हैं तो उनके चिंतन की एक क्रमबद्धता या सूत्रात्मकता आ जाती है, एक सूत्र में बंध जाते हैं। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जब आप ऐसे ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही सामान्य अर्थ समझ आता है बड़े लेखकों का, साहित्यकारों का, परंतु जब उसे संपूर्ण रूप से अर्थ बोध और विस्तार में जब हम उसे समझते हैं, तब हमें उसके गूढ़ अर्थ, गंभीर अर्थ समझ आते हैं। जो जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों त्यों हम उसके मर्म स्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। किसी ने अगर हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा आपकी इस पुस्तक में है, पर वो थोड़े अंश लिए हैं,
तो जब आप वाक्य खंड या वाक्यों के समूह में गहराई में उतरते हैं, तब आप इसका मर्म समझते हैं कि लेखक किस भाव को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। तो रोशन पूछता है, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम तो विद्यार्थी हैं, हमें क्या करना है इतने गूढ़ रहस्यों से पल्लवन की कला को आत्मसात करने की हमें क्या जरूरत है? तो हम तो साहित्यकार नहीं हैं। तो इस संदर्भ में अध्यापक क्या कहते हैं, रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इस पर तो चर्चा होनी चाहिए, अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए, रोशन कहता है। अध्यापक समझाते हैं, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं, हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। देखिए आजकल का बहुत ही तेज युग है, विज्ञान से भरपूर, सारे बच्चे वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे हैं, हर तकनीकें बढ़ गई हैं, हर चीज जल्दी जल्दी हो रही है। पर जो हमारे साहित्यकार और लेखक थे, विचारक थे, उन्होंने जो अपने विचारों को व्यक्त किया है, तो यह विद्यार्थी वह समझ नहीं सकते। उन्हें समझाने के लिए हम पल्लवन की सहायता लेते हैं। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना बुकिश नॉलेज, पुस्तक से मिलने वाला ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान काफी नहीं है। हमें अपने खुद के विचारों को, मौलिक विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनाशीलता जिसे कहा जाता है। तो वह तैयार करना है हमें अपने विद्यार्थियों में, और पल्लवन व्यक्तिगत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें यह एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। आइए अगला देखते हैं। उसके पहले कठिन शब्द देखिए। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सराहनीय, प्रशंसा योग्य, मौलिक, वास्तविक, जो बुनियादी जिसे कहते हैं, विषयगत, विषय से संबंधित, संबंधी, व्यक्तित्व निर्माण, निजी विशेषताओं का विकास होना, बौद्धिक विकास, मानसिक या बुद्धि का विकास होना, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अवगत, जाना हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक बालक पूछता है, वह कैसे? तो तन्वी प्रश्न पूछती है, वह कैसे? अध्यापक जवाब देते हैं, अब गौर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। तो क्या है कि सिर्फ शारीरिक विकास के साथ मनुष्य का काम नहीं चल सकता है, आपकी बुद्धि का भी विकास होना चाहिए। केवल शिक्षा और साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि अगर आपको कहीं जर्नलिस्ट बनना है, आपको कहीं मिनिस्टर बनना है, कहीं कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो इन सब के लिए आपको पल्लवन की कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अन्य व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है।
हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। अगर आप ध्यान देंगे तो हर ही तरीके के कैरियर में पल्लवन की आवश्यकता है। जैसे अगर आप कहानीकार बनेंगे, संवाद लेखक बनेंगे, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जाएंगे तो हर तरीके से पल्लवन की आवश्यकता है। मितवा नाम का एक बच्चा बोलता है, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती हैं। बच्चों के इस प्रश्न पे कि हम विद्यार्थियों को पल्लवन सीखने की क्या आवश्यकता है का यह उत्तर अध्यापक ने दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर था। अब मितवा के पूछने पर वह पल्लवन की विशेषताएं बता रहे हैं। बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं हैं कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। अब इन सब का आपको पर्याय मतलब समझाती हूँ आपको। कल्पनाशीलता, रचनाशीलता, मौलिकता, मूलभूत, सृजनात्मकता, सृजन करने की क्षमता, प्रवाहमयता, निरंतर क्रम से कुछ क्रमिकता, कंटिन्यूस जो वेग जैसा होता है ना, सब प्रवाह में कोई चीज हो। भाषा शैली, भाषा को लिखने का ढंग, शब्द चयन, शब्दों को चुनना, सहजता, सरलता, स्पष्टता, स्पष्ट या साफ होने की अवस्था, और है क्रमबद्धता, क्रम में रखा हुआ, क्रोनोलॉजिकल जिसे कहते हैं। तो एक लड़की पूछती है, सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? विशेषताएं भी हमें समझ आई। तो सर कहते हैं, हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियां प्रचलित हैं। इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। तो इसे कैसे शुरू किया जाता है? इसमें जो विषय होता है प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ वहाँ कुछ बहकाने की या लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। पहले ही वाक्य से आप क्रमबद्ध तरीके से, रोचकतापूर्ण तरीके से उत्सुकता भरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे तो पढ़ने वाले की भी उत्सुकता जागृत होगी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। तो कुछ विद्वान पल्लवन के लिए क्या मानते हैं कि पहले 2-3 वाक्यों में जरा भूमिका बांध लो कि आप किस विषय में बात करने वाले हैं, और मध्य के जो 10-12 वाक्य हैं उसमें अपने विषय को शब्द शब्द कर समझाइए, और अंतिम जो 2-3 वाक्य हैं उसे हम जैसे कंक्लूड करना कहते हैं, उपसंहार कीजिए, अपनी बात को खत्म कीजिए, उसे ढंग से समझाते हुए बात को अंत कीजिए। आगे देखते हैं, पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। संदर्भ, विषय, संक्षिप्त, छोटे रूप में, प्रक्रिया, किसी वस्तु को बनने या निकलने की क्रिया को प्रक्रिया बोलते हैं। स्पष्ट करना, साफ करना, केंद्रित, सेंट्रलाइज जिसे बोलते हैं, सेंट्रलाइज करना, केंद्र में लाया हुआ, संयोजित करना, जोड़ने या मिलाने की अवस्था को संयोजित करना कहते हैं। असंगत, अनुचित, अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, प्रस्ताव, परोक्ष जो आंखों के सामने हो। रोशन, सर क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। अध्यापक कहते हैं,
रोशन सर से प्रश्न करता है, सर क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। अध्यापक कहते हैं, वैसे तो पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है, फिर भी थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। देखिए, अभी तक जो हमने विशेषताएं समझी, पल्लवन क्या है यह समझा, तो काफी कुछ प्रक्रिया हमें समझ आ गई। फिर भी सर अच्छे से समझा रहे हैं अध्यापक जी। विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। तो जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसे भली भांति पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी वहाँ पर विषय है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और फिर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाने पर आपको पुनः उस बारे में सोचना है फिर से। दूसरा, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। देखिए, फ्लो चार्ट बना लेना या एक छोटा सा एक रूपरेखा बना लेने से हम और उसके पक्ष विपक्ष में सोच लेने से फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना। आपके मन में बहुत सारे पक्ष विपक्ष आएंगे, विरुद्ध वाले आएंगे, विपक्ष वाले आएंगे, तो उन तर्कों को कैसे आप अपने पक्ष में लेंगे, तर्क संगत तरीके से क्या विचार करेंगे और क्या उत्तर लिखेंगे, उस सब की रूपरेखा आपको बना लेनी चाहिए। उसके बाद तर्क संगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना। फिर जो विपक्ष में और पक्ष में विचार थे उन सबको एक साथ जोड़ना तथा असंगत, मतलब जो भी विचार अनुकूल नहीं है, जो संगत नहीं है, उन्हें हटाकर एक अनुच्छेद तैयार करना, एक पैराग्राफ तैयार कर लेना। तीसरा, शब्द पर ध्यान देना, शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना। यह आपको परीक्षा में भी ध्यान देना है। अगर प्रश्न अधिक अंकों का है तब ही अधिक लिखिए। एक अंक के प्रश्न के लिए अपना ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आपको शब्द सीमा में रहना है। उसी प्रकार पल्लवन में भी शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार ही पल्लवन करना है। और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना है, और अंत में आपको फिर से ध्यान देकर पढ़ना है और अपनी जो भी आपने गलतियां की हैं उसे सुधारना है। और एक बात विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को, परोक्ष कथन को और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना है। तो जो भी कथन आप लिख रहे हैं ना, आपको ऐसा लिखना है कि आपके सामने घटित हुआ भूतकाल क्रिया में आपको उसको अन्य पुरुष में कहना है। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होता। मैं और आपका प्रयोग नहीं होता है, अन्य पुरुष का होता है, उत्तम और मध्यम पुरुष का नहीं प्रयोग होता। फिर रोशन बोलता है, सर जी अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियां दे दीजिए, हम पल्लवन तैयार करते हैं। बालक जरा उत्साहित हो गए और कहने लगे कि लाइए हम तुरंत ही पल्लवन तैयार कर लेते हैं। तो अध्यापक कहते हैं, अरे रोशन इतनी जल्दी मत करो बेटा, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तब आपको इसका अर्थ समझ आ जाएगा। सभी विद्यार्थी एक साथ कहते हैं, जी सर। यहाँ पर प्रक्रिया के तीसरे पॉइंट में समझने वाली बात यह है कि पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन, वैसा कथन जो आंखों के सामने हो रहा है और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो भूतकालिक क्रिया क्या होती है वह समझ लें, और फिर अन्य पुरुष क्या होता है और उत्तम तथा मध्यम पुरुष क्या होता है वह समझ लेंगे। तो भूतकाल देख लेते हैं। देखिए, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, ऐसा नहीं कि वह अभी चल रहा है, ऐसा कार्य नहीं है जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में चल रहा है। तो जो कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया,
मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। तो जब हम भूतकालिक क्रिया की बात करते हैं तो वह क्रिया जो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम वापस, यहाँ पर भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करें कि वह कार्य पूरा हो चुका है। न भविष्य में बात करें और न ही वर्तमान में बात करें। और इसके साथ ही साथ हमें इसे अन्य पुरुष में कहना है। व्याकरण में 3 तरह के पुरुष होते हैं जो अब हम समझेंगे। नाम यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? अन्य पुरुष में ही बात करनी है हमें। उत्तम तथा मध्यम पुरुष में बात नहीं करनी है। तो अब हम पुरुष समझ लेते हैं व्याकरण में क्या होता है। पुरुष समझ लेते हैं व्याकरण में क्या होता है। पुरुष की परिभाषा, जो व्यक्ति संवाद के समय भागीदार होता है उन्हें पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा नाम सचिन है, इस वाक्य में वक्ता सचिन अपने बारे में बता रहा है, तो वह इस संवाद में भागीदार भी है और श्रोता भी, सुनने वाला भी। पुरुष के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मैं या हम, मध्यम पुरुष, तुम आप, अन्य पुरुष, वह, राम आदि। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं होता है और बहुवचन में हम होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम लोग, तुम सब होता है। और यही हम जब अन्य पुरुष की बात करते हैं जिसमें कि आपको पल्लवन में लिखना है, तो यह, ये, वह, वे लोग, आप लोग, इसमें आपको लिखना है। उत्तम पुरुष वह वक्ता खुद होता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों का खुद के बारे में बताने के लिए कहता है। और उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण हैं, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरा नाम विकास है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष श्रोता होता है जिससे वक्ता बात करता है। वक्ता श्रोता के लिए आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्दों का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे पत्रकार। अन्य पुरुष वह होता है जिस तीसरे आदमी के बारे में श्रोता और वक्ता बात कर रहे हैं। यह, वह, ये, वे आदि शब्द तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किए जाते हैं। अन्य पुरुष के उदाहरण देखते हैं, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ाई में बहुत तेज है। तो यह जो है, ये हमें पल्लवन में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अन्य पुरुष भूतकालिक क्रिया में लिखना है। अध्यापक यहाँ पर अगले पृष्ठ पर बोल रहे हैं, एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। बालकों ने उन्हें उत्साहित होकर कहा कि पल्लवन वह शुरू करना चाहते हैं। तो अध्यापक ने उन्हें कहा कि पहले वह उन्हें उदाहरण दिखाएंगे, फिर बच्चे कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ क्षणों के पश्चात क्या हुआ नहीं सूझ रहा। अध्यापक ने कहा, बच्चों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्या सूझती उदाहरण दे। तो अध्यापक कहते हैं, क्या हुआ नहीं सूझ रहा है। चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं, नर हो न निराश करो मन को। बहुत ही सुंदर उदाहरण अध्यापक जी ने दिया है कि नर हो तो अपने मन को निराश न करो। इसका पल्लवन देख लेते हैं। यह सार्वभौमिक सच है। सार्वभौमिक का मतलब है वर्ल्ड वाइड, सबको पता है कि यह सत्य है
कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है। जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसा बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। यह पल्लवन जो अध्यापक जी ने बोला, इसमें कई सारे कठिन शब्द हैं और इसे भी समझने की आवश्यकता है। आज की कक्षा का समय चूंकि समाप्त हो चुका है, तो अगली कक्षा में हम यहीं से कठिन शब्दों से और इस पल्लवन के मतलब से शुरुआत करेंगे। तो आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।